अभी मेरा नॉलेज उस लेवल का नहीं है, सो मैंने ingest का यूज किया है। सो सब इस ingest को इस सिस्टम को मैंने 4 भागों में तोड़ा है। 4 भागों में से सबसे पहला फंक्शन जो है वो जितने भी सोर्स लिस्ट हैं वो मैं अगर आपको दिखाऊं, सोर्स लिस्ट क्या मैं कहने का मतलब है तो अच्छा वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो जितने भी हमारे सबसे पहले जो फंक्शन रन होगी वो होगा फीड हार्वेस्ट ऑल। ये क्या करेगा, एक सिंपल सा काम, जितने भी सोर्सेज होंगे ना उस पर 1 बाई 1 करके ये एक फंक्शन इवेंट ट्रिगर करेगा जिसका नाम है फीड प्रोसेस। ये फीड क्या करेगा कि उस सोर्स का फीड यूआरएल लेगा, यानी कि जिसे आप आरएसएस यूआरएल भी कहते हो। अभी के लिए मैंने बस आरएसएस बेस्ड ही रखा है, फ्यूचर में इसको टेबली के थ्रू सर्चिंग एंड सर्च के साथ भी लूँगा कि जिस वेबसाइट का आरएसएस फीड नहीं है उसके site.xml फाइल जो होती है उसमें सारे लिंक्स होते हैं, तो उससे स्क्रैप करके सारे ब्लॉग्स को स्क्रैप किया जा सके। ये फ्यूचर में या वर्जन 2 वर्जन 3 में देखेंगे इसको। तो ये सभी सोर्सेज के आरएसएस फीड पर एक लूप चलाता है, ये n नंबर ऑफ टाइम चलते हैं, यानी कि अगर मेरे सोर्स में हज़ार सोर्स हैं तो ये 1000 बार ये इवेंट जो है ट्रिगर करेगा, जो कि सब क्यू में रह जाएगा, क्यू में चला जाएगा। और एक बार में जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ क्यू वो करीब 20 है, तो एक बार में 20 आरएसएस पार्सर रन होगा। और आरएसएस पार्सर रन होने के बाद वो मल्टीपल्स जो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल्स का डेटा आता है, उसको हम डेटाबेस में सेव करवाएंगे। डेटाबेस में सेव कराने के टाइम मैंने जो वहाँ पर साइट का जो ब्लॉग का जो यूआरएल होता है आर्टिकल का, उसको मैंने यूनिक रखा है और उसको इंडेक्स ट्रू कर रखा है, क्योंकि उसको मैं फैच करने वाला हूँ बार बार। तो वहाँ पर मैंने जो है इसको डेटाबेस में सेव कराते समय ऑन कॉन्फ्लिक्ट डू नथिंग का यूज किया है, क्योंकि डेटाबेस पर अगर किसी भी तरह की डुप्लीकेशन होती है ओरिजिनल यूआरएल के साथ तो ये इग्नोर हो जाए। इसका मतलब है कि ये जो ब्लॉग मैंने अभी सेव करने का कोशिश कर रहा हूँ ये पहले से एग्जिस्ट करती है, यानी कि वो पहले ही स्क्रैप मतलब कि वो स्क्रैप हो चुका है। तो उसके बाद जितना भी नया आएगा ना वो नया सेव होकर मुझको आईडी रिटर्न करेगा। अब उस आईडी पर फिर से n नंबर ऑफ टाइम लूप चलेंगे, जितने आईडीज होंगे उतने टाइम्स ये लूप चलेंगे। उसमें अब रन होगा हमारा तीसरा फंक्शन जिसका नाम है आर्टिकल प्रोसेस। आर्टिकल प्रोसेस क्या करता है, वो सबसे पहले आप टेक्स्ट एक फैच रिक्वेस्ट करता है और उसके बाद उसका जो HTML हमें आता है टेक्स्ट फॉर्मेट में, उस वक्त चेरियो नाम का एक npm पैकेज होता है जो कि क्लीनअप करने HTML को क्लीनअप करने के लिए और उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी यूजफुल टूल्स है। सो उसका चेरियो का एंड रीहाइप करता है क्या, जो एक्स्ट्रा सॉरी इसको मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूँ, इसको फटाफट फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ पर चेरियो नहीं, इसके साथ चेरियो काम करेगा। सो चेरियो ये क्या कर रहा है कि हमारे क्लीन कर रहा है अनवांटेड टैग्स को, मेटा डेटा को, और यहीं से मैं ओजी इमेज जो यूआरएल पर मुझे ब्लॉग पर शो करने होंगे ओजी इमेज, उसको मैं ग्रैब कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ये जाएगा रीडेबिलिटी जेएस के पास। रीडेबिलिटी जेएस एक टूल है जिससे कि आर्टिकल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये प्रोडक्शन में भी यूज होता है, जो कि मोजिला के द्वारा बनाया गया है और काफ़ी 99% ऑफ टाइम्स ये करेक्ट आंसर देता है। सो इसका भी फॉलबैक होता है, तो इसका फॉलबैक में हम वर्जन 2 में बिल्ड करेंगे। अभी के लिए ओके काम करता है लगभग सभी साइट्स पर। एसपीएस साइट पर कभी कभी दिक्कत करता है लेकिन काम करता है अच्छे से। फिर उसके बाद ये रीडेबिलिटी जेएस जो है ये एक आर्टिकल का डेटा रिटर्न करता है। अगर वो इसी आर्टिकल को हम प्रोसेस करें तो वो HTML होता है और HTML में बहुत ज़्यादा मेरा टोकन कंज्यूम होगा। एक्स्ट्रा टोकन मतलब कि कंज्यूम होता है अननेसेसरी, उसमें जो टैग्स होते हैं उसमें क्लास नेम्स में,
तो उसको क्लीन अप करने के लिए मैं यहाँ पर टर्न डाउन एक नाम का एक पैकेज है एंड रीहाइप, दोनों को यूज करके एक मार्कडाउन में कन्वर्ट करता है। ये HTML को मार्कडाउन में कन्वर्ट कर देगा और रीहाइप क्या करेगा कि ब्रोकन लिंक्स ये सब को है स्टाइलिंग को फिक्स करता चला जाता है। तो ये दोनों को कंबाइन करके ये मुझे एक फ्रेश जो AI का कंटेंट देगा, और ये कंटेंट जो देगा उस पर मैं एक अलग से फिर से एक जॉब फंक्शन ट्रिगर करूंगा जिसका नाम होगा AI प्रोसेस। ये मेरा लास्ट फंक्शंस होगा। ये प्रोसेस क्या करता है कि ये कंटेंट को लेता है और उसके साथ स्ट्रक्चर आउटपुट रिटर्न करता है जिमनी को कॉल करके। जिमनी जो है स्ट्रक्चर आउटपुट रिटर्न करता है, और इसमें मैंने पहली बार ट्राई किया था तो पहले जो है वो फेल होने का मेन कारण था कि मैं जो है लोअर मॉडल यूज कर रहा था जो कि स्ट्रक्चर आउटपुट में उतना रिकमेंड नहीं होता है। सो अभी मैं यूज कर रहा हूँ वो करीब 3.1 फ्लैश मॉडल है, उसका मैं यूज कर रहा हूँ। और इसके पहले पुराने जो मॉडल थे 2.4 करके कुछ ऐसी या 5 करके, वो भी स्ट्रक्चर सपोर्ट करते हैं लेकिन उस लेवल का नहीं करते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंग में दे देते हैं कभी कभी, मतलब कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो अपने में कंफ्यूज हो रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 फ्लैश मॉडल का यूज किया है, और यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लगाई हैं जिससे कि ये एक बार में रेट लिमिट हिट ना हो, क्योंकि 15 रेट लिमिट होती है पर मिनट TPM। तो उसके कंट्रोल करने के लिए मैंने टोटल ये सभी इस पर लगाया, वो हम देखेंगे कोड में। फिर उसके बाद fuse.js ये भी बिल्ड करना है, यही आज का मेन गोल है। इसको जो है मुझको भी इसको जो है भी बिल्ड करना है। और फिर तो अभी मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से डायरेक्ट सेव करा दे रहा हूँ। सो अभी इसके बीच में एक टैगिंग सिस्टम लगाना है। इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैंने कुछ प्री डिफाइंड टैग्स बना रखे हैं और कैटेगरी बना रखी है जो कि यूजर के ऑन बोर्डिंग पेज पर सिलेक्ट करती है। लेकिन अगर यहाँ पर जो मेटा डेटा जनरेट हो रहा है AI के थ्रू, ये जो अभी मेटा डेटा जनरेट हो रहा है AI के थ्रू, वो फ्री हैंडली जनरेट कर रहा है, मतलब AI कंटेंट के बेस्ड पर वो जनरेट कर रहा है, जिससे कि मुझे जो प्री डिफाइंड टैग्स हैं और कैटेगरी से उसके साथ मैच करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए मैं यूज करूँगा fuse.js का। ये सिमिलैरिटी सर्च तो नहीं करेंगे, ये क्या करता है कि इस पर मैं जो है एक एलियास की डायरेक्टरी बनाऊंगा जिसमें कि वो सारे मेरे ओरिजिनल्स URLs होंगे और टैग्स होंगे या कैटेगरी होंगे, और उससे रिलेटेड सिमिलर एलियास होंगे। मतलब अगर ये जैसे कि रिएक्ट हो गया तो रिएक्ट के साथ react.js एलियास हो सकता है, उसका react.js कैपिटल में एलियास हो सकता है। तो ये सब तरह के एलियास बनाऊंगा जिससे कि जो ओरिजिनल URL है ये हमारा fuse.js वो रिटर्न कर देगा, और उसको मैं अभी फिर उसको मेटा डेटा जो अभी आप सेव करा रहा हूँ उसमें एक्सटेंड करके सेव करा दूंगा। बस ये ही मेरा जो है बैकग्राउंड प्रोसेस हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो कि बहुत स्टेबिलिटी के साथ काम कर रही है। मैंने इसको कल टेस्ट भी किया था अपने VPS पर, ये करीब अच्छे से काम कर रहा था। और अभी अगर मैं इसको प्रो वर्जन के साथ अगर कनेक्ट कर दूं जिमिनी का, तो ये और काफ़ी फास्टली तरीके से काम कर